आगे देखिए, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि दो इक्वेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके हलों की संख्या बताइए, कि इसका एक हल होगा या एक से अधिक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। साथ ही साथ यह पूछा जाएगा कि इसका अगर ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम लोग ग्राफीय निरूपण करेंगे तो ग्राफ किस तरीके का होगा, दोनों का ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा या एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो यह चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देख लीजिए, अगर मान देखिएगा आपके पास यहाँ दो इक्वेशन है और इस इक्वेशन के आधार पर हमें यह बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने हल संभव है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब भी पेयर ऑफ इक्वेशन मिले तो जो x के गुना में होता है उसको a से, जो y के गुना में होगा उसको b से, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसको c से डिनोट करते हैं। तो आपके पास हमेशा इस तरह का दो दो इक्वेशन होगा। तो पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा उसको a1 से, जैसे इस तरीके से देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। यानी पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a1, जो y के गुना में होगा वह b1, जो कांस्टेंट होगा वह c1, और दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a2, जो y के गुना में होगा वह b2, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा उसको हम लोग c2 मानेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर हम आपसे पूछे कि भाई a1 का मान बताइए क्या होगा, तो पहले इक्वेशन में x के गुना में क्या है, 2 है, तो a1 का मान 2 हो जाएगा। b1 का मान क्या होगा, जब भी 1 रहे यानी पहला इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन में y के गुना में क्या है 3, और c1 का मान क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन में आप देख लीजिए कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है -9, तो c1 का मान -9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि a2 का मान क्या होगा, तो सीधे हम लोग दूसरे इक्वेशन में चलेंगे, तो दूसरे इक्वेशन में x के गुना में क्या है 4, तो a2 का मान 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से b2 का मान क्या होगा, तो दूसरे इक्वेशन में y के गुना में जो वैल्यू होगा वही। c2 का मान क्या होगा, दूसरे इक्वेशन में जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा, कांस्टेंट वाला पार्ट यानी जिसके साथ एक्स वाई लगा हुआ ना रहे, c2। हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या सीखे हैं, a1 b1 ना, a2 b2 और c1 c2 निकालना। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 यह सब क्या है आपका, जब भी पेयर ऑफ इक्वेशन दिया जाए तो पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा a1, जो y के गुना में होगा b1, और जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो आपका c1। दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a2, जो y के गुना में होगा वह b2, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा वह क्या होगा, वह आपका c2 होगा। अब इसके आधार पर हम लोग कैसे पता लगाते हैं इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो हमें यह चेक करना होता है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका चार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो गया b1 बट्टा b2 के, सॉरी बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, कहने का मतलब यह है कि हम a1 बट्टा a2 का कंपेरिजन b1 बट्टा b2 के साथ करेंगे। अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब कि इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। कहने का मतलब कि यहाँ पे दो इक्वेशन आपका होगा और दोनों इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो दोनों इक्वेशन का अगर हम लाइन खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका लाइन जो है एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करता हुआ दिखेगा, एक पॉइंट पर एक दूसरे को जो है वो आपका इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा, एक दूसरे को काटता हुआ दिखेगा। कब, जब हम इस दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर लीनियर इक्वेशन एक लाइन आपका देता है, एक स्ट्रेट लाइन आपका देता है। तो दो अगर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से देगा और दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटेगा। कब, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, और जितने पॉइंट पे काटता है ना उतना ही इसका सॉल्यूशन होता है। तो एक बिंदु पे काटेगा तो केवल एक हल होगा। अच्छा, एक हल को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय कहने का मतलब इसके समान फिर दूसरा कोई न हो, मतलब यह घुमा फिरा के एक ही हल है, इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक हल कब होगा, एक हल तब होगा जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। और एक हल का ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे, यह दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगा। लेकिन सेकेंड केस समझिएगा, यहाँ पे क्या है, अगर a1 बट्टा a2 दो इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे और अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 तीनों आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब समपाती रेखाएं होंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर एक लाइन का यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ इस तरीके से है, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे है, तो दूसरा का जो ग्राफ होगा वह बिल्कुल इसके ऊपर हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल इसके ऊपर हो जाएगा। तो जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाए तो कितना बार एक दूसरे को काटेगा, देखिए हर पॉइंट पे तो एक दूसरे को काट रहा है ना, यानी कि एक दूसरे को अनंत बार काटेगा। और एक दूसरे को जितना बार दो लाइन काटता है ग्राफ में, जितना बार दो लाइन एक दूसरे को काटता है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं।
तो जब दो रेखाएं संपाती होंगी मतलब एक के ऊपर दूसरा होगा, कोइंसिडेंट होगा, उस केस में क्या होगा, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनंत हल होगा। कहने का मतलब है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो जाए, तो उस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा उसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। और इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, संपाती रेखाएं हो जाएंगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। और तीसरा देख लीजिए कंडीशन क्या है, इन तीनों कंडीशन को ही ध्यान रखना होता है कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर तो है b1 बट्टा b2 के, लेकिन यह c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है, उस केस में क्या होगा, देखिए a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन यह c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। इस केस में जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो समानांतर रेखाएं, यानी कि पहला जो इक्वेशन है उसका अगर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है तो दूसरा का इस प्रकार से होगा, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेगा। और पैरेलल चलने का मतलब है कि कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, इसका मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। यह तीनों कंडीशन ध्यान रखना है। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, इसका मतलब इस केस में कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। जो आपका निकाय है, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, जो इक्वेशन का युग्म है, जोड़ा है, उसका केवल एक हल निकलेगा, ठीक है। लेकिन a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो जाए, इस केस में जो है, जो निकाय है, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसके अनंत हल संभव है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। और अगर a1 बट्टा a2 बराबर तो है b1 बट्टा b2 के, लेकिन यह c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि जो निकाय होगा, जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, उसका कोई हल संभव नहीं है। और कोई हल संभव नहीं, इसका मतलब कि दोनों रेखा जो है एक दूसरे के पैरेलल ही आपका चला जाएगा। इस बात को देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका दिया गया है। बोला है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। रेखाएं एक बिंदु पे, जैसे दो रेखा एक बिंदु पे अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब है कि इस स्थिति में समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल होगा। अविरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, यह कहलाता है अविरोधी समीकरण युग्म। अगर एक बिंदु पे काट दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी समीकरण युग्म, यानी समीकरण का युग्म जो है वो अविरोधी है, वह एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है। रेखाएं समानांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। भाई रेखाएं जब समानांतर होगा इस तरीके से, एक दूसरे को कहीं काटेगा ही नहीं, तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी यह कहलाता है असंगत समीकरण युग्म। यह क्या कहलाता है, असंगत। भाई संगत कब होगा, जब सॉल्यूशन निकलेगा तो संगत होगा, जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, असंगत होगा। तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल चले, ठीक है, और यह केस कब बनता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर तो है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, तब समीकरण का जो युग्म होगा वह क्या होगा, समानांतर होगा और कोई हल नहीं होगा, और असंगत समीकरण युग्म। और तीसरा कंडीशन देखिए क्या बोला गया, रेखाएं संपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर हो सकता है, केस में क्या होगा, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित या संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी तो हम क्या बोलेंगे कि समीकरण का जो युग्म है वो आपका आश्रित है। क्या है आपका, आश्रित है या संगत समीकरण युग्म है। तो इससे भी सवाल आपका पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लाइन्स may intersect in single point, in this case the pair of equation has a unique solution। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन यानी कि यहाँ पे जो है वो हल जो है, पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या है, संगत है, कंसिस्टेंट है। दूसरा है द लाइन्स में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन होगा। द लाइन में पैरेलल, जब आपका पैरेलल होगा दोनों लाइन, उस केस में क्या होगा, यह आपका द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। द लाइन में बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस कोइंसिडेंट कहने का मतलब है कि एक लाइन एक दूसरे के ऊपर, इन दिस केस द इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी और इस केस में क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट, यानी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, दोनों जो इक्वेशन है वह क्या है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो मोटा मोटी यहाँ जो आप देखें इसी चीज को यहाँ भाषा के रूप में लिखा गया है।
A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, केवल एक हल होगा। एक हल मतलब इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, एक हल निकल रहा है तो अविरोधी है। उसी प्रकार से A1 बट्टा A2 यह क्या है, अविरोधी है। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है। इसका मतलब है कि संपाती रेखाएं होंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और यह क्या होगा, आश्रित होगा। दोनों समीकरण का जो युग्म है वह एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, क्योंकि अनंत हल है। और A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, समानांतर रेखाएं को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कोई हल नहीं है, और यह क्या होगा, यह आपका विरोधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिएगा, बताइएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक ही फॉर्म में यहाँ पे लाते हैं। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को एक फॉर्म में लाएंगे तो x माइनस 2y बराबर इधर क्या होगा, 0। और इसको देख लीजिए, इसको भी अगर इसी फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका 20 हो जाएगा। होगा भाई, माइनस 20 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे प्लस 20 हो जाएगा। क्लियर, दोनों इक्वेशन को एक फॉर्म में लेकर के आइए। अब आप चेक करिए, अब बताइए A1 का मान कितना है, तो x के गुना में कुछ नहीं है, मतलब 1। A2 का मान कितना है, 3, तो 1 बट्टा 3, यह किसका मान आया आपका, A1 बट्टा A2 का मान। तो A1 बट्टा A2 का मान कितना, 1 बट्टा 3। आप B1 बट्टा B2 का मान बताइए क्या होगा। सर B1 बट्टा B2, यहाँ B1 का मान क्या है, -2 है, और B2 का मान जो y के गुना में होगा वही होगा ना, 4। तो -2 बट्टा 4 यानी कि -1 बट्टा 2 आपका B1 बट्टा B2 का मान आया। तो यहाँ पे हम जब चेक किए तो पता चला कि A1 बट्टा A2 जो है यह बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो हमें आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के, तो निकाय का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कितना हल, यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अविरोधी समीकरण का युग्म जो होगा वह क्या होगा, अविरोधी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए A1 बट्टा A2, तो A1 का मान कितना है, 2 है। A2 का मान कितना है, 4 है। तो A1 बट्टा A2 का मान आ गया आपका, A1 बट्टा A2 का मान 2 बट्टा 4 आ गया। उसी प्रकार से B1 बट्टा B2 का मान निकालिए, देखिए कितना आता है। तो B1 बट्टा B2 का मान, यहाँ पे B1 का मान 3 है, B2 का मान 6, B1 बट्टा B2 3 बट्टा 6। और C1 बट्टा C2 चेक करिए, C1 का मान देख लीजिए कितना है, -9, और C2 का मान कितना है, -18। वैल्यू निकाल के चेक करिए तो कितना आता है। यहाँ से देखिए 2 दूना 4 यानी कि 1 बट्टा 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 1 बट्टा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 9 दूना 18 यानी कि 1 बट्टा 2 हो जाएगा। तो इस बार क्या है, A1 बट्टा A2 का जो वैल्यू है वो आपका बराबर है B1 बट्टा B2 के, और यह बराबर है किसके, यह बराबर हो गया C1 बट्टा C2 के। इसका मतलब यह जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होगा। कितना हल होगा इसका, अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 हो तो इसके हलों की संख्या कितना होगा, अनंत हल होगा। अच्छा, दोनों जो लाइन होगा, जैसे यह जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन देगा, जब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करिएगा तो यह आपका एक स्ट्रेट लाइन देता है, सीधी सरल रेखा देता है, और यह भी। तो यह दोनों जो रेखा होगा वह क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका संपाती हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, तभी तो इसके अनंत हल होंगे। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि यह पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा है, तो हम बोलेंगे कि आश्रित है। कैसा है, डिपेंडेंट है, आश्रित है। आगे बढ़िए, तीसरा कंडीशन यहाँ पे चेक करिए। आप बताइए A1 बट्टा A2 का मान बताइए, A1 बट्टा A2। सर A1 का मान हमारे पास देखिए x के गुना में कुछ नहीं है, मतलब 1, और A2 का मान x के गुना में यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। B1 बट्टा B2 का मान देखिए, पहले इक्वेशन में देखिए तो y के गुना में क्या है, 2 है, तो B1 का मान 2 हो जाएगा। B2 का मान दूसरे इक्वेशन में y के गुना में क्या है, 4 है, तो B2 का मान 4 हो जाएगा। और C1 बट्टा C2, यहाँ देखिए C1 का वैल्यू क्या है, C1 का वैल्यू -4 है, और C2 का वैल्यू देख लीजिए क्या है आपका, -12 है। देखिएगा यहाँ पे -4 से आपका, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 तिया 12 यानी 1 बट्टा 3 इसका वैल्यू होगा। इसका देख लीजिए 2 दूना 4, तो 1 बट्टा 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और यह 1 बट्टा 2। यहाँ पे केस क्या बन रहा है, यहाँ पे केस है आपका A1 बट्टा A2 जो है वह आपका बराबर तो है B1 बट्टा B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। यह क्या है, C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं है। तो जब A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 के, लेकिन यह C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं होता है, उस केस में जो निकाय है उसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन।
कितना हल होगा? कोई हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यह C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो पेयर ऑफ इक्वेशन इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब ना तो x का कोई मान निकल पाएगा ना y का कोई मान निकल पाएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा? रेखाएं जो है वह समानांतर हो जाएगा। भाई इसी चीज से तो सब क्लियर होता है, रेखाएं क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा, दोनों रेखा एक दूसरे पर का पैरेलल होगा। और साथ ही साथ समीकरण युग्म जो है वह क्या होगा? असंगत हो जाएगा। क्या होगा? असंगत, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, असंगत। यह सब भाषा है। संगत कब होगा? जब सॉल्यूशन निकलेगा। असंगत है, इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो समीकरण का युग्म जो है वह क्या है? आपका असंगत है। तो क्लियर हो रहा है इतना चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोला है रेखीय समीकरण 3x माइनस 5x माइनस 3y बराबर 7 और 7x प्लस 4y बराबर 18 के हलों की संख्या बताइए। आपको बस एक चीज देखना है कि दोनों इक्वेशन एक फॉर्म में है कि नहीं। देखिए इतना बराबर 7 है, हम चाहे तो -7 बराबर 0 और -18 बराबर 0 लिख सकते हैं, लेकिन दोनों समीकरण इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ बराबर में 0 है तो यहाँ भी बराबर में भी हम क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो चूंकि दोनों समीकरण एक ही फॉर्म में है तो सीधे आप A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालिए। तो A1/A2 का मान बताइए क्या होगा? सर A1 का मान है 5। पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह A1 का मान, और जो दूसरे इक्वेशन में x के गुना में होगा वह A2 का मान। तो 5/7। B1/B2 का मान बताइए क्या होगा? B1 से समझ जाइएगा, B से समझ जाइएगा, y का मान निकालना है, जो y के गुना में होगा उसको निकालना है। तो पहले इक्वेशन में y के गुना में है -3, तो B1 का मान -3 हो जाएगा और B2 का मान कितना हो जाएगा? 4। तो B1/B2 कितना आ गया? -3/4। अब देख लीजिए A1/A2 5/7, B1/B2 -3/4। क्या यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के? नहीं है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। जब A1/B2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसका मतलब इस निकाय का यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक हल। एक हल को ही क्या बोलते हैं? एक हल को भी हम लोग बोलते हैं यूनिक। क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक। ठीक है, जिसको अद्वितीय भी बोला जाता है, अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे। यहीं से हमें पता लग गया कि भाई A1/A2 ये आपका बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। तो आगे चेक करने का आवश्यकता नहीं है, जो निकाय होगा उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। कितना हल होगा? सर केवल एक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन कितना होगा? केवल एक सॉल्यूशन होगा। और रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। और अगर बोला जाए कि समीकरण का युग्म कैसा है तो हम बोलेंगे अविरोधी है। क्या है आपका? अविरोधी। अगला यहां देख लीजिए, फिर से क्या पूछा है? हलों की संख्या पूछा है। तो फिर से हम वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे? A1/A2 का मान पहले निकालेंगे। तो A1/A2 का मान बताइए। A1 के जगह क्या लिखेंगे? 3, और A2 के जगह क्या लिखेंगे? -6। माइनस कभी नीचे नहीं रहता है तो ऊपर ले जाइए, -1/2 इसका मान हो जाएगा। 3 दूना 6, माइनस ऊपर जाएगा, -1/2। B1/B2 का मान बताइए क्या होगा? B1/B2 का मान, B1 के जगह -5 और B2 के जगह क्या लिखेंगे हम? 10 लिखेंगे। -5/10 फिर से क्या आ गया? -1/2 आ गया। और C1/C2 का भी मान आप निकाल लीजिए। C1 का वैल्यू देख लीजिए कितना होगा? C1 का वैल्यू 7 और C2 का वैल्यू भी कितना? 7। 7/7 कितना आया? 1 आया। अब इस बार केस क्या बना? इस बार केस आपका बना, यहाँ देख लीजिए, A1/A2 जो है यह तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन यह आपका जो है वो आपका C1/C2 के बराबर नहीं है। C1/C2 के बराबर नहीं है। ऐसा ही तो है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यह C1/C2 के बराबर है नहीं। A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू इक्वल है और C1/C2 का वैल्यू अलग है। तो यह केस है। तो इस केस में निकाय का कितना हल होता है? कोई हल नहीं, यानी कि 0 सॉल्यूशन इसके होंगे। जो समीकरण का पेयर है इसमें ना तो x का कोई मान निकलेगा ना y का कोई मान निकलेगा। क्या होगा? 0 हल होगा। यानी यह जो समीकरण का युग्म है वह क्या है? इनकंसिस्टेंट है, यानी कि असंगत समीकरण का युग्म है। क्या है आपका? असंगत समीकरण का युग्म है। और ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा? दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वह एक दूसरे के पैरेलल चलेगा, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा, क्योंकि एक दूसरे को काट देता तो हल तो इसका निकल ही जाता। आगे बढ़िए। अगला देखिए, रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, दोनों समीकरण आपका एक फॉर्म में नहीं है, तो पहले एक फॉर्म में कर लीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए x + 2y
बराबर 8 लिख दिए, और इसको भी उसी फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है 2x प्लस कितना 2x प्लस 4y बराबर कितना है आपका 16 है। दोनों एक फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ देखिए बराबर के पहले -8 था, उस तरफ ले जाए +8 हो गया। तो अगर यहाँ बराबर में 0 है तो इधर भी बराबर में 0 कर लीजिए, ठीक है। या फिर इधर बराबर में कोई वैल्यू है तो इसको भी बराबर में कोई वैल्यू आप कर लीजिए। मतलब दोनों को एक तरीके से रिप्रेजेंट आपको कर लेना है। पहला काम आपका यही होता है। अब यहाँ पे a1/a2 का मान निकालिए, ठीक है। a1/a2 का मान निकालिए। अगर दोनों को इसी तरफ ले आते हैं तो -8 -16 होगा। तो -8 -16 होगा तो ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। और दोनों अगर उस तरफ चला गया तो दोनों प्लस में है, तो वैसे भी प्लस प्लस मतलब प्लस ही है। a1/a2 का मान बताइए। a1 x के गुना में 1 है पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में 2, तो a1/a2 1/2। b1/b2 का मान बताइए फटाफट से क्या होगा सर। b1/b2 का मान, b1 का मान 2 है, b2 का मान 4 है, 2/4 इसको भी काटेंगे 1/2 ही हो जाएगा। और c1/c2 का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा सर। c1 का मान यहाँ पे है 8 और c2 का मान है 16, 8/16 यानी कि 1/2। तो a1/a2 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2। यानी इस क्वेश्चन में क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। यानी तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब जो इक्वेशन होगा उसके कितना हल होगा, अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल होगा। दोनों लाइन जो है अगर ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन इसका कर दे तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगा, मतलब संपाती होगा। दोनों लाइन कोइंसाइड होगा, एक दूसरे के ऊपर संपाती होगा। और समीकरण का जो युग्म होगा वह क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है ना। इसी को अलग अलग भाषा में बोला जाता है। अनंत हल होने का मतलब क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसका मतलब जो समीकरण है यहाँ पे दोनों इसके कितने हल होंगे, अनंत हल, यानी x और y का अनंत मान यहाँ पे संभव है। साथ ही साथ अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, संपाती होगा। और समीकरण का युग्म जो है वह क्या है आपका, आश्रित है, एक दूसरे के ऊपर है, मतलब क्या है, आश्रित है। आगे चलिए सवाल नंबर यहाँ पे देखते हैं 13। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, रैखिक समीकरण 3x + y बराबर 1 और px + 2y बराबर 5 के जोड़े के कोई परिमित हल नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कोई परिमित हल नहीं है। तो कोई परिमित हल कब नहीं होता है, कोई परिमित हल तब नहीं होता है जब आपका, यहाँ पे देखिए कोई परिमित हल कब नहीं होता है सर। कोई परिमित हल तब नहीं होगा जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होगा c1/c2 के। इस केस में क्या होता है, जो इक्वेशन का पेयर होता है उसका जो है वह कोई हल नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए बोला है यहाँ जो रैखिक समीकरण दिया गया है ना, इसका परिमित रूप से कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई हल नहीं है, फिर भी क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। और जब आप a1/a2 को b1/b2 के बराबर कर लीजिएगा तो यहाँ से देखिए किसका मान पूछा है, p का मान पूछा है, तो p का मान जो है वो आपका आसानी से निकल जाएगा। कोई हल नहीं है यदि इतना रैखिक समीकरण इतना बराबर इतना के जोड़े के कोई परिमित हल नहीं है होगा यदि, हाँ चलिए अब देखिए तो a1 का मान बताइए। देखिए a1 के जगह हम क्या लिखेंगे, a1 के जगह हम लिखेंगे 3, a2 के जगह बताइए क्या लिखेंगे, a2 के जगह हम लिखेंगे p, तो a2 के जगह आपका p आ जाएगा बराबर b1 के जगह देख लीजिए क्या लिखेंगे, b1 y के गुना में कुछ नहीं है मतलब 1, और b2 के जगह हम क्या लिखेंगे, b2 के जगह यहाँ देखिए y के गुना में क्या है 2 है तो हम 2 लिखेंगे। यहाँ से देखिए, और यह तो बराबर नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p में 1 से गुना करेंगे, p बराबर 2 तिया 6, तो p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू आपका 6 आ गया। हमें यही बताना था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। रैखिक समीकरण 3x + y बराबर 1 और px + 2y बराबर 5 के जोड़े को परिमित रूप से कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन यह c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो भाई a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, तो a1/a2 का मान यहाँ पे देख लिए हम, इस इक्वेशन से निकालिए, b1/b2 का मान निकालिए, इसको हम लोग इक्वल कर दिए, यहाँ से p का वैल्यू निकल गया। कितना हो जाएगा, p का वैल्यू 6 हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। सवाल नंबर 14 देखिए क्या है, बोला यदि समीकरण, यह 2 समीकरण दे रखा है, इसका कोई हल नहीं है। भाई कोई हल नहीं है फिर भी क्या होगा, a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 के। तो a1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, a1 का मान 6 है, a2 का मान कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे हम 6/15 बराबर b1 का मान कितना है,
B1 का मान यहाँ पे -5 है, बट्टा B2 का मान बताइए कितना होगा। B2 का मान क्या है, तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 तो होगा। आगे यह बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के, तो वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे, हमें K का मान चाहिए, तो हम इसी दोनों को कंपेयर करके अपना आंसर निकालेंगे। भाई क्या बोला है, यदि समीकरण यह जो दोनों है इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब A1 बट्टा A2 बराबर तो होगा B1 बट्टा B2 के। तो A1 बट्टा A2, तो A1 का मान 6 है, A2 का मान 15 है, 6 बट्टा 15 बराबर B1 का मान -5 है, B2 का मान K है, इसको बराबर किए, इसी दोनों से K का मान निकल जाएगा। आगे हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, आगे तो बराबर नहीं है, तो वहां से K का मान थोड़ी निकलेगा। अब K का मान निकालिए, तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 15 में 5 से गुना करेंगे, -75 हो जाएगा, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपका 6 आ जाएगा। भाई 6K का वैल्यू -75, K का वैल्यू 6, फिर से भाग में जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 दिया 75, 25 बट्टा 2 यानी कि 12.5, तो माइनस का 12.5 यही वैल्यू किसका होगा, माइनस का 12.5 यही मान आपका K का हो जाएगा। तो K का मान अक्सर पूछा जाता है, इस तरीके से आप अपना आंसर निकालिएगा। फिर से देख लीजिए, कोई हल संभव नहीं है, भाई कोई हल संभव नहीं है, तो A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के, तो A1 के जगह 4, A2 के जगह 10। A1 यानी पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह A1 का मान, दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा A2 का मान, बराबर B1 का मान कितना 3, और B2 का मान कितना हो जाएगा, B2 का मान हो जाएगा माइनस का K, चिन्हों के साथ आपको लेना है। यहाँ से आप बताइए माइनस K का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 या 3, 30/4, 30/4 होगा, तो यहाँ से K का मान बताइए क्या होगा, -30/4। ठीक है, क्या होगा, माइनस K का वैल्यू इतना, यानी K का वैल्यू माइनस इतना। अब काटिए इसको, 2 से काटिएगा, 4 से काट लीजिए ना, -7.5 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 15/2 आ जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो -7.5, यह आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका किसका वैल्यू है, K का वैल्यू। आगे यहाँ पे बोला है कि इसका कोई समाधान नहीं है, फिर से देख लीजिए वही सवाल, कोई समाधान नहीं है, तो A1 का मान कितना है 20, और A2 का मान बताइए कितना है, सर A2 का मान है 50, तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 का मान बताइए, B1 का मान कितना है 5, और B2 का मान कितना है -K है। ठीक है, चलिए सोल्व करके निकाल लीजिए मान। देखिए यहाँ पे हम अगर आपसे पूछे -K का वैल्यू क्या होगा, तो 50 गुने 5 हो जाएगा 250, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में आपका 20 हो जाएगा। आगे देख लीजिए K का मान, -K का मान इतना है, तो K का मान माइनस, इसको काटिए तो क्या वैल्यू आता है, इसको अगर आप काटते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटिएगा 12.5, तो -K का वैल्यू इतना है, तो K का वैल्यू माइनस का 12 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर विकल्प बी हो गया। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल देखिए, P के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक ही हल होगा, केवल एक हल। अच्छा, केवल एक हल कब होता है, केवल एक हल होने के लिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहना चाहिए B1 बट्टा B2 के, तभी केवल एक हल होगा। तो यहाँ देखिए A1 बट्टा A2 का मान बताइए, दो इक्वेशन है ना, A1 के जगह 2, B2 के जगह भी 2, तो 2/2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टा B2, B1 का मान 3, और B2 का मान देख लीजिए कितना है P, पहले इक्वेशन में y के गुना में होगा वही B1 का मान, और दूसरे में जो y के गुना में होगा वो B2 का मान। तो हमें क्या चाहिए, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टा B2 के, तो A1 बट्टा A2 का मान 2/2 है, और B1 बट्टा B2 का मान 3/P है। अब यह बराबर कब नहीं होगा, अगर P के जगह आप 3 लेते हैं तभी यह बराबर होगा, 2/2 बराबर 3/3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा P के अतिरिक्त कोई भी संख्या, आप यहाँ पे 3 के अतिरिक्त, P का मान 3 के अतिरिक्त अगर 3 रखते हैं तब तो यह बराबर हो जाएगा, और जैसे ही बराबर हुआ फिर आपका एक हल नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ 3 नहीं लेना है, तभी A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बट्टा B2 के, और नहीं ही क्यों चाहिए, क्योंकि एक हल चाहिए, और एक हल का यही कंडीशन है कि A1 बट्टा B2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टा B2 के। तो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 के कब, जब P के जगह हम 3 नहीं रखते हैं। तो हमारा आंसर होगा P का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या संभव हो, 3 को छोड़ करके बाकी कुछ भी यहाँ रख दीजिए, यह जो है आपका क्या होगा, यह आपका जो है ना 3 के अतिरिक्त कुछ भी रख दीजिए, यह आपका बराबर नहीं रहेगा, लेकिन 3 रखिएगा तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर नहीं रहने के लिए 3 के अतिरिक्त हम कुछ भी ले सकते हैं। अगला देखिए, एक के किस मान के लिए यह जो इक्वेशन है इसके अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने का मतलब, अनंत हल होने का मतलब है कि A1 बट्टा A2 बराबर हो जाए B1 बट्टा B2 के, और यह आपका बराबर हो जाए किसके, C1 बट्टा C2 के, तभी तो आपका अनंत हल होगा।
a1 का मान बताइए। पहली इक्वेशन में देखिए x के गुणा में इतना है ना, तो यह पूरा a1 का मान हो जाएगा। तो 3 इंटू k-1, यह पूरा a1 का मान बट्टा a2। दूसरे इक्वेशन में देख लीजिए x के गुणा में क्या है 15, तो a2 का मान हो गया 15 बराबर b1। b1 का मान देख लीजिए, y के गुणा में पहले इक्वेशन में क्या है 4, तो y का मान हो गया 4 बट्टा b2 का मान देख लीजिए, दूसरे इक्वेशन में y के गुणा में क्या है 20 है, तो 20 लीजिए बराबर c1 का मान देख लीजिए कितना है। c1 का मान, दोनों इक्वेशन एक टाइप से है ना, हाँ जी है, तो 24 c1 का मान। और c2 का मान देख लीजिए कितना, 8 इंटू के प्लस 13, 8 इंटू के प्लस 13। हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें चाहिए के का किस मान के लिए, है ना, के का मान बताना है। तो के का मान बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस दोनों का तुलना कर सकते हैं या फिर इस दोनों का तुलना कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी तुलना करेंगे तो के का मान निकल जाएगा। या तो हम इस दोनों को कंपेयर कर ले या फिर इस दोनों को कंपेयर, दोनों कंपेरिजन करके बताते हैं। पहली बार हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं, तो देखिए 3 इंटू क्या होगा k-1 बट्टा 15 और बराबर इधर क्या हो जाएगा 4 बट्टा 20 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करके देखिए यहाँ से के का मान निकलता है कि नहीं। 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, नीचे से नीचे वाला कटता है 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया। इधर क्या बचा आपका k-1 और इधर क्या है आपका कुछ नहीं है, मतलब कि 0। तो यहाँ से के का वैल्यू बता दीजिए कितना आ गया प्लस का 1, के का मान 1 हो गया। अब आगे इधर आपका 1 सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, इधर क्या है आपका पूरा वैल्यू कट गया ना, तो इधर कट गया तो कटा है तो एक बचा हुआ है ना, इधर कटा है तो एक बचा हुआ है, तो के का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना। देखिए 1 टाइम ही कटा है ना, तो एक k-1 का मान 1, तो के का मान कितना हो जाएगा 2। तो हम इस दोनों का कंपेयर किए हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 बट्टा 20 जो है इसका कंपेरिजन हम कर सकते हैं। इधर क्या था आपका 24 बट्टा 8 इंटू के प्लस कितना है के प्लस 13। यहाँ भी हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सब बराबर है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है, तो किसी दो को हम बराबर कर सकते हैं। पहला दूसरा को, दूसरा तीसरा को, तीसरा पहला को। तो पहला दूसरा को बराबर करने पर भी के का मान निकल गया, दूसरा तीसरा को भी आप बराबर करके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा के का मान अगर आपको चाहिए तो जिसमें के है उसी के साथ कंपेयर करिएगा। अब इसको काटिए, अगर आप इसको काटते हैं तो देखिए 8 से काटेंगे 8 तरीके 24 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो के प्लस 13 बराबर इधर क्या हो जाएगा 5 तिया 15। यहाँ से बताइए के का मान क्या होगा, प्लस 13 इधर आके 15 में से घटेगा 2 होगा, 2 हो जाएगा। तो हमें के का ही मान चाहिए था, तो के का मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। यदि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस ky प्लस 33 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन एक फॉर्म में है, बराबर के आगे दोनों में 0 है। संपाती रेखाओं यानी कोइंसिडेंट लाइंस को निरूपित करता है, तो के का मान बताइए। भाई के का मान बताना है, संपाती रेखाओं को निरूपित करता है, इसका मतलब क्या है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होगा। तो हम किसी दो को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए a1 बट्टा a2, तो a1 के जगह 2, a2 के जगह क्या होगा आपका 6 हो जाएगा, बराबर b1 का मान बताइए, b1 का मान कितना 3 और b2 का मान बताइए कितना, b2 का मान k हो गया, बराबर c1 का मान बताइए कितना, c1 का मान हो जाएगा 11 और c2 का मान कितना होगा 33। यह सब आपका बराबर होगा। सब बराबर क्यों होगा, क्योंकि संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। संपाती रेखाओं को निरूपित करने का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा, और एक दूसरे के ऊपर लाइन कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो जाए। अब के का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, या तो इस दोनों को तुलना कर ले या इस दोनों को कर लीजिए, एक ही बात है। तो हम 2 बट्टा 6 बराबर a1 बट्टा a2 का हम b1 बट्टा b2 से ही तुलना कर लेते हैं। देखिए काटेंगे 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, के का मान कितना हो जाएगा 3 तिया 9, के का ही वैल्यू हमें चाहिए 9 हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखिए 11 से काटेंगे 11 तिया 33, 3 तिया 9, के का मान कितना हो जाएगा 9। तो जब आपका a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो, तो आप a1 बट्टा a2 का b1 बट्टा b2 से तुलना करिए, या b1 बट्टा b2 का c1 बट्टा c2 से तुलना करिए, या फिर इसको बराबर करिए। हर जगह आप बराबर कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इस दोनों को बराबर करके के का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस दोनों में जो है, इस दोनों में तो आपका के है ही नहीं। तो हमें हमेशा क्या करना होगा, इसको या तो इसके साथ बराबर करिए या फिर इसके साथ बराबर करिए। सब बराबर जरूर है, लेकिन के का मान चाहिए तो इसको या तो इसके साथ करना पड़ेगा या फिर इसके साथ करना पड़ेगा। जहाँ के है उसके साथ आप कंपेयर करिएगा, तभी तो के का मान निकलेगा।
तो इस तरीके से आपका जो है वो लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो गया। मोटा मोटी देखा जाए तो हर एक चीज़ जो है वह किसके ऊपर डिपेंडेंट था, आपका पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, सिर्फ यह चेक करना होता है कि A1/A2 तीन ही तो कंडीशन है। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। इस परिस्थिति में जो इक्वेशन होगा उसका केवल एक हल होगा, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दोनों इक्वेशन जो होंगे जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटता हुआ आपको नजर आएगा। और एक बिंदु पे काट रहा है मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों इक्वेशन जो है अविरोधी है ना, अविरोधी है। ठीक है, आगे देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर है, इसका मतलब अनंत हल। जब सब बराबर है इसका मतलब कि अनंत हल होगा। अनंत हल होने का मतलब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगा तभी तो अनंत हल होगा। जितना बार काटेगा उतना ही हल एक दूसरे के ऊपर आएगा, अपरिमित रूप से अनंत हल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आश्रित। दोनों रेखा देख लीजिए, दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है। दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है। और आगे A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन यह C1/C2 के बराबर नहीं है। इस केस में जो इसका ग्राफ है, दोनों लाइन का जो आप ग्राफ खींचिएगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, मतलब कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेगा। और कहीं एक दूसरे से नहीं मिलता इसका मतलब इसका कोई हल संभव नहीं है। बाकी यह डाटा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सब NCERT का जो है कंटेंट बिल्कुल हूबहू आपके सामने रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अगले टॉपिक को देखें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।